नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रिफ्यूजी सेल के कन्वीनर भारतीय जनता पार्टी के पंडित अशोक खजूरिया जी। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और जो इस वक्त पीओजेके में हालात बने हुए हैं, वहाँ पर बड़ा अनरेस्ट है और लोगों में बड़ा रोष है, और क्या लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी ने ये दावा भी किया था कि हम पीओके को वापस लेंगे। पीओके इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, पीओजेके जो है, पहले तो मैं शब्द से कहूँगा कि पीओके शब्द नहीं, पीओजेके शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वास्तविकता में उसमें बहुत सा भूभाग जो है वो जम्मू का भाग है, इसलिए शब्द पीओजेके निश्चित तौर से पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर का भाग है। और आज जैसा मोमेंटम बन रहा है वहाँ पे, जैसी परिस्थितियाँ हैं, वो लोग जिस तरह से त्रस्त हो रहे हैं वहाँ की महंगाई के कारण और अन्य जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसा पूरे देश में महसूस होने लगा कि पीओजेके पुनः भारत की तरफ आने की कोशिश प्रयास कर रहा है। जी, क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो हालात हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ के लिए हालात के लिए ये तो निश्चित तौर से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे के लिए, वो जो हालात बने हुए हैं वहाँ पे, वो सारी की सारी वहाँ पे है। और इतनी महंगाई है कि वो लोग जी एक तरफ बॉर्डर के इस तरफ का अगर देखेंगे तो 30-40 रुपये किलो आटा है, और दूसरी तरफ देखेंगे 160 रुपये किलो आटा। तो लोग उस चीज़ को देखते हुए ये देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है वहाँ किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है। तो उसको देखते हुए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे पास भी ये सुविधाएँ होनी चाहिए थी। जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीओके में पॉपुलैरिटी है? पीओजेके में पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है? निश्चित तौर पे ये आप देख सकते हैं। वहाँ से गिलगित बल्टिस्तान में जैसे आवाज़ें उठ रही है, बहुत सी जगह पे देखा भारत का राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लेके लोग निकले हैं। और बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंत्रियों ने ये कहा है कि हमें भी इस देश में एक मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये हालांकि पीओके छोड़िए, पाकिस्तान में ये आवाज़ उठ रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। तो निश्चित तौर से मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो संसार में ही है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हमें लगता है कि हमें उनका समर्थन करना चाहिए खुल करके? क्या हम इस पोजीशन में हैं, हमारी सेना? देखिए, निश्चित तौर से हमें उनके पीछे खड़े होने की आवश्यकता है जी। वो लोग हमारे हैं, वो भाग हमारा है। एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, आप देखिए 14 से पहले जब कहीं बात होती थी, जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है उसकी बात होती थी। आज पूरे देश में, क्या संसार में जो बात होती है वो पीओजेके की होती है। तो हमें जो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ हमें निश्चित तौर से उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और वहाँ जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए भारत को खड़ा होना चाहिए, यूएन में इस पर बात रखनी चाहिए, और हम उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आप जो संपत्ति वहाँ पर छोड़ करके आए थे, जी, और उनकी संपत्ति अभी भी वैक्यू प्रॉपर्टी पे देख रेख में है, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति की आपको जानकारी है? हमारी संपत्ति का यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड जो 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 पुंछ के पास रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बच्चों को रिकॉर्ड दिए हैं। तो कुछ लोगों के पास रिकॉर्ड है, हमारी तहसीलों में ऐसे सब रिकॉर्ड हैं। पुंछ में बहुत सारे रिकॉर्ड है जो पुंछ का है, तो वो रिकॉर्ड हैं लोगों के पास कि हमारी वहाँ कितनी कितनी संपत्ति थी। तो हमारे बुजुर्गों ने भी आगे अपने बच्चों को बताया है, क्योंकि अभी जो चौथी पीढ़ी है, लगभग दूसरी तीसरी पीढ़ी को तो पूरी जानकारी थी जी। तो नई जनरेशन को उतनी नहीं जानकारी है, परंतु दूसरी तीसरी पीढ़ी जो आज की है उनको जानकारी है कि हमारी कितनी कितनी संपत्ति वहाँ थी, हमारे पेरेंट्स क्या क्या वहाँ छोड़ के आए हैं। इस प्रकार की जानकारी लोग रखते हैं। क्या अशोक जी, आपको पीओके में जाने का अवसर मिला और आपने अपने एरिया हल्के को देखा? आपने कभी मौका नहीं, मिला? मुझे अभी तक तो अवसर नहीं मिला। हम चाहते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हमें पीओजेके में जाने का अवसर मिले, हम जाएं, अपनी संपत्ति को देखें, अपने उन स्थानों को, क्योंकि हमारे बहुत से रिलीजियस वहाँ पे स्थान थे, और हमारे बहुत से गुरुओं की गद्दियाँ थी, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे। तो निश्चित तौर से हर कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है, जहाँ उसके रूट्स हैं, हमारे बुजुर्गों की वहाँ वो भूमि है, हम उस भूमि को देखना चाहते हैं जहाँ हमारे बुजुर्गों ने वहाँ अपना जीवन व्यापत किया है। तो अवसर मिलेगा तो हम जाने की जरूर इच्छा रखते हैं। मंगला डैम वहाँ पे बना था, वो भी आप ही की संपत्ति पे बना हुआ है। निश्चित तौर से उसपे मंगला डैम उसके मीरपुर में मुआवजे बना है। की भी बात चल रही है। हाँ, देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो संपत्ति है, जो वैक्यू प्रॉपर्टी उनके नाम आज भी स्टैंड कर रही है,
तो मंगला डैम जब बना तो हमारे जो मीरपुर के लोग थे उनकी सारी की सारी ज़मीन जो है मंगला डैम के आ गई है। तो उसकी जो क्लेम बनता था वो निश्चित तौर से जहाँ के जो मीरपुर से जो लोग पलायन करके जहाँ आए थे उनका भाग बनता था, वो उनको मिलना चाहिए था। जी, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। क्या वर्ल्ड बैंक से आप गुजारिश करेंगे? निश्चित तौर से हम तो भारत सरकार से कहेंगे कि इसके लिए भी प्रयास करें। हम तो कह रहे हैं बार बार, यही नहीं, केवल यही नहीं है, इसके अतिरिक्त उस समय जो जम्मू कश्मीर बैंक था उसमें जो धन वहाँ पे लोग छोड़ के आ गए वो भी नहीं, अभी तक उनका भी कुछ नहीं है। ये सारे बहुत से इशू हैं। इस इशू पे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हीं इशू को लेके आगे बढ़ती है और यही कहती है कि अशोक जी, क्या जब बस सेवा शुरू हुई थी तो परिवारों का मिलना जुलना हुआ था, उसमें कोई फ़र्क पड़ा था कि या फिर उसमें भी सिर्फ हवाला का ही पैसा आता रहा, हवाला का ही कारोबार होता नहीं, रहा? ये बिल्कुल वो तो सब चीज़ें रहती हैं। कुछ परिवार, चंद परिवार गए थे, कुछ लोगों ने अपने पुराने लोगों से मिलने का प्रयास, कुछ लोग जहाँ पे आए भी थे, परंतु ये था कि वहाँ पे जो लोग रहे उस समय रह गए तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, जा तो मरो तो जा कन्वर्ट हो जाओ। तो वो जो भी लोग वहाँ से आए वो सब कन्वर्ट हो चुके थे, उनको फिर वो वापस जहाँ पे रह नहीं सकते थे, उनकी परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी। कुछ लोग आए, कुछ परिवारों का मिलन हुआ था निश्चित तौर से। जी, लेकिन अभी प्रयास हो सकता है, आपकी मुलाकात उस साइड के लोगों से होती है, बातचीत होती है आपके? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत तो रहती है, लेकिन हम वो वाला रिलेशंस तो अब रहे नहीं हैं, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। लोगों के अंदर भाषाई तौर पे अब बहुत प्रेम लग रहा है, क्योंकि वहाँ की और यहाँ की भाषा एक है, संस्कृति एक है, परंतु जब नेशनल की बात आती है तो ऐसा उस समय जो थोड़ा सा आपस में जैसी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। काफ़ी सारा खर्च चाइना ने पीओके में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर खर्च कर दिया है। जी जी। तो मुझे लगता है उसका भी, पीओके का भी वहाँ पर स्टेक, चाइना का भी वहाँ पर स्टेक लगा हुआ है। निश्चित तौर से चाइना, पाकिस्तान तो यही चाहता था कि ऐसा हो कि, और चाइना ने बहुत सा उस क्षेत्र में अपना पैसा लगाया हुआ, उसका स्टेक तो लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर लड़ाई होती है तो फिर चाइना पाकिस्तान के साथ एक साथ? मैं तो समझता हूँ कि ऐसी लड़ाई की नौबत ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि लोगों का ही मन बन रहा है, ऐसी परिस्थिति बन रही है, समय की बात है। समय धीरे धीरे सब चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, और आज जिस प्रकार की वहाँ पे मूवमेंट बन रही है तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिना लड़ाई के ही लोग भारत के साथ मिलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। तो कभी अशोक जी आपको लगा कि पीओके नहीं होता अगर यूनिलैटरल सीज फायर ना किया जाता नेहरू और शेख के बीच? देखिए, हमारी सेनाएं काफ़ी आगे चल गई थी और बिना वजह उनको रोक दिया गया। ये तो एक बड़ी, बहुत ही बड़ी आपने बात कही। पीओजे के जो बनना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है। आज अब इतिहास को अगर देखेंगे तो इतिहास की किसी बुक में ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा कि जीतने वाली फौज का मुखिया जाके, जीतने वाली फौज और जीतने वाला देश जाके यूएन में ये कहता है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो ये एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, एक भूभाग को खाली करवाया गया, और जब जम्मू का भाग आने लगा तो उसको छोड़ दिया गया, और ये नियंत्रण रेखा बन गई जो आज तक हमारे लिए जो एक फांस बनी हुई है। मतलब एक सोची समझी साजिश थी, निश्चित तो सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए। जे शेख अब्दुल्ला, नेहरू दोनों ही आप समझते हैं उनका रिलेशन क्या था, उनको खुश करने के लिए बेसिक ये भी था। इसमें मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि इसमें यह था कि उन्होंने केवल कश्मीर की डोमिनेशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जम्मू का जब क्षेत्र, जो जम्मू पहाड़ी वाले भाषी, कश्मीरी भाषी वाला क्षेत्र उन्होंने ले लिया, और जो जम्मू क्षेत्र वो डोगरी बोलने वाला, पहाड़ी बोलने वाला क्षेत्र आया तो उसको छोड़ दिया गया, ताकि उनका वर्चस्व, कश्मीर का वर्चस्व जम्मू के ऊपर बना रहे। आप मानते हैं कि इस षड्यंत्र में कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों के लहू पर यह षड्यंत्र कामयाब हुआ और आप पीओके बना? निश्चित तौर से हज़ारों लोगों की, हमारे समाज ये जो पीओजे के बना, इसमें लगभग 70,000 लोगों की जान गई है उस समय। और इस सारे षड्यंत्र के पीछे, जो सारा का सारा षड्यंत्र के कौन जिम्मेवार हैं, इसमें तो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि दो परिवार हैं ऐसे जिन्होंने जो षड्यंत्र रचा, जिससे एक भारी ऐतिहासिक भूल मान सकते हैं, जिसके चलते आज देश को अभी तक पिछले 75 वर्षों से देश इसको भुगत रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए आप नेहरू और
शेख को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, आप इतिहास को खंगाल के देख लें, इसमें भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ऐतिहासिक देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इतिहास की किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि जब हमारी फौज वो भाग रहे थे तो इन्होंने जाके सीज फायर किया। तो इसमें तो सामने दिखाई दे रहा है कि किसी को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। भाजपा की बात करते हैं, 2019 के चुनाव और 2024 में क्या अंतर आपको दिखता है? 2019 के चुनाव में 303 सीटें ली थी आपने। निश्चित तौर से अब 370 हमने तोड़ा था, 370 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और हमारा जो अलायंस है वो 400 प्लस जाएगा। आप इतना दावे से कैसे बोल सकते हैं? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में काम किया है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे जनता से किए हैं एक एक करके, चाहे वो राम मंदिर का विषय था, चाहे वो आर्टिकल 370 का विषय था, चाहे वो 3 तलाक का विषय था, प्रत्येक विषय पे एक ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने पूरे के पूरे मैनिफेस्टो को लागू किया है। तो इसलिए हम भारत की जनता, यही नहीं केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेशों में भी देखिए कि भारतीय मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है, देश को किस लेवल पे ले गए हैं। तो इससे देश पूरा मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अशोक जी, कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, मुद्दावहीन प्रचार किया जा रहा है। आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप 370 की बात करते हैं। कांग्रेस का ये विडंबना रही है कि कांग्रेस इसी प्रकार की बातें, कांग्रेस ने हर चीज़ का विरोध किया है, मंदिर का विरोध किया है, उद्घाटन का विरोध किया है। मुद्दे, किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस, आज कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि जो कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी 70 साल में से 55 साल केवल कांग्रेस ने ही राज किया है। आज कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाके अलायंस करती है, यूपी में 2-2, 4-4 सीटों के लिए तरस रही है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस किस प्रकार के गठबंधन कर रही है, और एक जगह पे एक पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है और दूसरी पंजाब में उस पार्टी के साथ चुनाव अलग से लड़ रही है। तो कांग्रेस क्या कह सकती है? आप कांग्रेस की हालत ही खराब है पूरे देश में। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हमने डेवलपमेंट की बात की है, हमने डेवलपमेंट की बात की है, पूरे देश में डेवलपमेट की बात की है। प्रत्येक अपने जितने भी पूरे देश को डेवलपमेंट के विषय पे हमने पूरे देश में काम किया है। आप सब देख सकते हैं कि, और साथ में जो भी हमारे एजेंडे थे हमने सारे के सारे जितने में हमने कहा था मैनिफेस्टो को भी पूरी तरह से लागू किया है। तो इसमें ध्रुवीकरण वाली बात नहीं। आप जब भी प्रचार करते हैं, तमिलनाडु में करें, केरला में करें, 370 की बात करते हैं। 370 उनका कहना है कि 370 तो जम्मू कश्मीर तक सीमित था, आप इसको चुनावी प्रचार के लिए वहाँ तक ले गए। देश का जो मुकुट बनी है जम्मू कश्मीर, और यहाँ के लोगों के साथ ये जो 370 की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस के लोग कहते थे और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडी के लोग पीडीपी के, ये कभी निरस्त हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसी चीज़ हो गई है, इसमें खून की नदियाँ बह जाएंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज देश का स्वाभिमान बढ़ा है। आर्टिकल 370 निरस्त होने के उपरांत आज कश्मीर के हालात देखिए। जिस लाल चौक में झंडा लगाने के लिए फौज को लगाया जाता था, कभी झंडा नहीं लगाया जा सकता था, आज बच्चा बच्चा वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लेके चलते हैं। तो राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है, तो हम राष्ट्र में बात नहीं करेंगे क्या? पूरे देश में इसकी बात करेंगे, क्योंकि देश के स्वाभिमान की बात है। ये भी देश के स्वाभिमान की बात है कि मंगलसूत्र और भैंसों की भी बात करेंगे आप? देखिए, बात ऐसी है कि जब ऐसी बातें खड़ी हो रही हैं कि जिस प्रकार के कांग्रेस संपत्ति पे बात कर रही है, तो उन विषयों पे ये बातें रखी जाती हैं कि आज जिस प्रकार की उन्होंने बात की है कि हम संपत्ति का भी करेंगे, किसको देनी है, कैसे देनी है, तो इसमें बात तो आती हैं सारी बातें। अशोक जी, भाजपा डरा रही है समाज को, कह रही है आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा, 4-5 बच्चे वालों को दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आरक्षण की बात है, हम तो पहले भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रत्येक उस जो नीडी है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको ज़रूरत है। धर्म के आधार पर आरक्षण की क्या आवश्यकता है? कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने तो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं है। कांग्रेस वाले कब भी बात करते हैं धर्म के आधार पे, जो धर्म की बात करते हैं, कांग्रेस ही लोगों को बहकाती है कि संप्रदाय की बात अगर करती है तो कांग्रेस कर। हमने जब भी बात करी सबका साथ सबका विकास की बात करी है। अगर यहीं कहीं भी गैस सिलेंडर दिया, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, इस प्रकार से हमने जो भी काम, जब शौचालय की बात की तब किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, जब किसी को कोई भी, जब आयुष्मान कार्ड बना किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति, कहाँ संप्रदाय की बात की है? करती है तो केवल कांग्रेस करती है कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार
कांग्रेस ने कहा है। जी, लेकिन आप 80-20 की बात करते हो तो वो ध्रुवीकरण नहीं होता। 80-20 की बात करते हैं आप, ज़्यादा बच्चों वालों की बात करते हैं, सब खेल तो वही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इन विषयों को लेकर देश में बढ़ी है और निश्चित तौर से हमने उस पर काम किया है। जी, लेकिन कांग्रेस क्यों ऐसा आरोप लगाती है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने 2019 के चुनाव पुलवामा के शहीदों के नाम पे लड़े, कहा कि इनके नाम पे वोट डाल दीजिए। शहीदों की शहादत पर आप सियासत करते हैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के निराधार आरोप, कांग्रेस, क्योंकि आज अगर कांग्रेस सही रास्ते पे चलती तो आज की कांग्रेस की ये परिस्थिति नहीं होती। कांग्रेस ने देश में हिंदू मुस्लिम और देश में अभी देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो मंदिर का विषय था, जब देश आज़ाद हुआ था तुरंत मंदिर बन जाना चाहिए था, तो कांग्रेस ने इसको हिंदू मुस्लिम में खड़ा करके इतने देर लटका के रखा। तो देश में ऐसे विवाद को पैदा करना, कांग्रेस के टाइम में देश में कितने दंगे होते थे, आज देखिए देश की परिस्थिति कैसी है। तो निश्चित तौर से हम कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं, कांग्रेस तो सांप्रदायिक पार्टी है और संप्रदाय के नाम पे ही चुनाव लड़ती है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की छोड़ दें, लेकिन आप भी तो डरा रहे हैं ना। लेकिन आपने कांग्रेस की बात कही कि कांग्रेस ये कहती है, तभी तो मैंने कांग्रेस की बात की है। हम क्यों डरा रहे हैं? हम तो सबका साथ, आप डरा रहे हैं, पब्लिक को डराते हैं आप कहते हैं कि आरक्षण मुसलमानों को चला जाएगा, मुसलमान शब्द इस्तेमाल करते हैं। आरक्षण का हम कहते हैं कि आरक्षण जो है नीडी को, हर नीडी जिसकी ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं पे हमने अभी जहाँ पे जो आरक्षण मिला है, ओबीसी को आरक्षण मिला है, वो सब में आरक्षण मिले हैं। कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल को भी जहाँ आरक्षण मिला है जिसको जरूरत है। हमने वहाँ के मुसलमानों की तो बात नहीं है, गुज्जर बकरवाल सारे आरक्षण लिए अभी ओबीसी का हुआ है जहाँ पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल चुनावी मुद्दे उठा के उन लोगों को बहका के डरा के कांग्रेस डराती है कि ताकि उनको वोट बैंक मिले, मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए ऐसी बातें करती है कांग्रेस। आपने कहा कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की गई। शंकराचार्य भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। देखिए, कांग्रेस ने जब मंदिर की बात बनाने की थी तब कांग्रेस ने कितने वकील खड़े कर दिए कोर्ट में कि मंदिर को रोकने के लिए। अब तो ये बातें कांग्रेस करती है कि मंदिर के निर्माणाधीन मंदिर में हुआ है, उसका विधि विधान से शास्त्रोक्त पूजन हुआ है, उसका दिन निकाल के पूरे विधि विधान से सब कार्यक्रम हुए, पूरे देश के संत समाज वहाँ पे बैठा हुआ था। तो कांग्रेस के कहने का, कांग्रेस ने हर समय इस चीज़ का विरोध किया है और उसके सहयोगियों ने भी इसका विरोध किया है। तो आज कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। तो क्यों शंकराचार्य को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? वो भी तो नाराज हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। शंकराचार्य की अपनी है, कुछ शंकराचार्य स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनके साथ जो जुड़े होंगे वो उनके लेवल की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में जो है उसका विधि विधान से पूजन हुआ है, डेट निश्चित करके जो उसका मुहूर्त निकाला गया और उसके अनुसार बुलाया गया सबको, और कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया। कांग्रेस के लोग आए नहीं, उन्होंने विरोध किया है। और कहीं भी जब कांग्रेस का यह है कि जो आदमी सनातन के विरोध वो बोलेगा वही जो सही सेकुलर है, उनकी परिभाषा ये है, जिसके चलते आज देश में से कांग्रेस का बट्टाधार हो चुका है। जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो दोबारा से मंदिर का शुद्धिकरण होगा। देखिए, ये तुरंत बात तब कही गई जब देश की महामहिम राष्ट्रपति अगले दिन वहाँ पे मंदिर में जाती हैं, उसके दूसरे दिन उनकी ये स्टेटमेंट आती है। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है कि इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही और बड़ी निंदनीय बात है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ऐसी बातें करते हैं। वो तो कहते हैं कि आपने द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग से। ये तो वो आरोप लगाता है, आपने उल्टा घुमा दिया। जब तक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी वहाँ पे नहीं गई थी, इससे पूर्व की कांग्रेस की कोई ऐसी स्टेटमेंट बताइए। इतना लंबा समय होने के बाद अगर दूसरे दिन स्टेटमेंट आती है तो दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की सोच कांग्रेस में है, कांग्रेस के लोगों में सोच है, कांग्रेस के नेताओं में सोच है ऐसी, और महिलाओं के प्रति इस प्रकार की बात करने मैं समझता हूँ कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आरोप ये लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी धर्म की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर बड़ी है, और पूरे देश में आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देश में हमने उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी, सिख बहुल क्षेत्रों में भी समाज के सभी वर्गों से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिलता है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 303 सीटें ली थी और अब की बार 370 सीटें भारतीय बनती स्वयं अपने दम पे लेगी और अपने एलायंस को 404 पार करके रहेगी निश्चित तौर से। लेकिन जिस तरीके से
जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 3 को आपने सरेंडर ही कर दिया। कश्मीर की तीनों सीटों पे आपने चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जहाँ का नेतृत्व जो स्टेट की जो टीम है उनके साथ, जो उस डिसीजन के साथ। लेकिन लोग पूछते हैं ना, आप टाल क्लेम करते हो, अमन आ गया, लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे हैं। आप कहते हैं कि 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आ गए। आप कहते हैं G20 का सफल आयोजन हो गया, लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार पाते हैं। जितनी भी बातें आपने कही, इसमें एक बात भी तो आप बताइए कि तनिक क्या बिल्कुल पर्यटक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। नेशनल फ्लैग लेके पूरे देश में लोग, वहाँ पे पूरे कश्मीर में जगह जगह आप देख सकते हैं, जहाँ कभी एक फ्लैग नहीं लग सकता था, आज गलियों गलियों में फ्लैग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पर्यटक बढ़ रहा है, लोग, सब चीज़ें हो रही हैं, शांति हो रही है। पत्थरबाज आज कहाँ चलेगी? वही 2004 से पहले की परिस्थिति देखिए और 14 के पहले की परिस्थिति देखिए, 4 से 14 की, और 14 के बाद की परिस्थिति देखिए। आज जब से आर्टिकल 370 हटा है और जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पे शांति आई है, और उसका हम नहीं कहते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन चुनाव नहीं हुए। चुनाव में आप ना पंचायत के हुए, ना अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आपने देखे कितारें, आधा किलोमीटर की लंबी कितारें, लोग आज किस प्रकार कतारों में लग लग के कश्मीर में, जहां कभी बहुत कम मात्रा में वोट पड़ती थी, कभी गोलियों के डर से लोग नहीं आते थे, आज प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निकलता है, बच्चा बच्चा बाहर निकल रहा है, हर आदमी, बच्चे निकल के माँ बाप को बोलते हैं कि वोट डालने के लिए जाए। लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। इससे बड़ी और शांति आप कैसे सोच सकते हैं कि शांति हो? लेकिन आपने कैंडिडेट नहीं उतारा, लंबी कतारें लगे ना, नहीं, उससे आपको क्या? वो हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो भी तय किया है कि सोच समझ के नहीं, लोग तो यही सवाल पूछते हैं, लोग यही सवाल पूछते हैं कि आप कहते हैं अमन आ गया। मैंने यही कहा कि अमन तो आया, अमन की बात है तो आप निश्चित तौर से अमन आया, आप देख सकते हैं, उसमें तो कोई तनिक भी संदेह नहीं है कि जिस प्रकार से कश्मीर में आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई पत्थरबाजी नहीं है। आज अमन चैन से स्कूल खुल रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, सारे का सारा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से पूरी शांति आई है। भारतीय जनता पार्टी केवल यही नहीं है कि चुनाव के लिए ही बनी है, कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, देश की एकता के लिए काम करती है, देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। अशोक जी, आपने कहा कि आपने 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा कि केंद्रीय नेतृत्व ने आपसे कहा और आपने उनकी बात मान ली। लेकिन अब जब आप बात करते हैं कि लंबी लंबी कतारें, पोल परसेंटेज बढ़ा है पिछले कई सालों के मुकाबले में, लेकिन लोग ये बार बार सवाल पूछते हैं कि आप उनको लोकतंत्र से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? लोकतंत्र से कोई वंचित नहीं है, ये असेंबली नहीं है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। उसमें ये जो आज वोटिंग हो रही है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का भाव है। जहाँ तक असेंबली का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय, बहुत ही जल्दी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी चुनाव होंगे, परिस्थितियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे। और ये कौन सी परिस्थितियां, कभी इसका भी खुलासा कर दीजिए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां? एक परिस्थिति आप कहते हैं वेरी गुडी गुडी माहौल है, वहाँ पे सब अमन ही है, और दूसरी ओर कहते हैं कि परिस्थितियों के मुताबिक चुनाव भी हो जाएंगे। तो बात कही है कि अब चुनाव हो जाएंगे, इसके उपरांत अभी पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद असेंबली के चुनाव भी होंगे। अशोक जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रदेश इकाई की दिल्ली में सुनवाई नहीं है, आपसे कोई पूछता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्रोसेस सही तरीके से काम करती है। तो जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में केंद्र के नेतृत्व ने सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से शांति बहाल हो, जहाँ के जनता का कैसे भला हो। तो उन्होंने सोच विचार करके जो भी डिसीजन लिया है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, पूरे देश के लिए सोचा के दिया। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।